Hello friends, Ismanna here. Welcome to my YouTube channel. So we are doing chapter 2 of some maths pedagogy, place of maths in curriculum, right? We have already discussed aims of teaching mathematics. There were 5 points, remember? So we will discuss the second point, objectives of teaching maths. ठीक है, तो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं क्या है. नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स एंड थ्योरी. देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो ब्रॉड होंगे. ठीक है, ब्रॉड से मतलब ये है कि एंड तक कोर्स के हमें ये इंश्योर करना है कि बच्चे फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और थ्योरीज की उन्हें नॉलेज हो जाए, वो मैथमेटिकल आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाए विद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. ठीक है, मींस प्रिसीजन मींस प्रिसाइसली. इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ. ठीक है, कोर्स के खत्म होते होते उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए मैथ्स की तरफ और उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए. अप्लाई मैथ्स टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में मैथ्स को अप्लाई कर पाए. एप्रिशिएट द रोल एंड वैल्यू ऑफ मैथ इन सोसाइटी, कि वो एप्रिशिएट करने लग जाए रोल ऑफ मैथ इन सोसाइटी. देखिए ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं. जनरल ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड होते हैं, ये बिल्कुल स्कूल करिकुलम पे बेस होते हैं. ठीक है, और इनका मेन एम है कि बच्चा एंड ऑफ द कोर्स तक ये चीजें सीख जाए. ठीक है, ब्रॉड देखिए मैं किसके टर्म में कह रही हूँ, रिलेटिवली टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स. एम्स के नहीं, एम्स तो इनसे भी ब्रॉडर होते हैं, बट ये जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स ये ब्रॉड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स से रिलेट करके अगर हम देखें. ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ आ गए. नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज बच्चों को कोर्स के एंड तक समझ आ जानी चाहिए. बच्चे कम्युनिकेट कर पाए मैथमेटिकल आइडियाज प्रिसाइसली एंड एक्यूरेटली. इंटरेस्ट हो जाए बच्चों का और पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ जाए बच्चों का मैथ्स के टूवर्ड्स, और बच्चे अप्लाई कर सकें मैथ्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम में, और बच्चे अप्रिशिएट कर सकें जो भी मैथ्स की वैल्यू है ना, रोल है इन सोसाइटी में. ठीक हो गया, तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे. अब हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है. ये क्लासरूम बेस्ड होते हैं. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लासरूम बेस्ड होते हैं. ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स हैं रिलेटेड टू इंटेंडेड आउटकम. टीचर क्लास में पढ़ाने जाएगी, वो कुछ स्मॉल गोल्स लेके जाएगी. ठीक है, तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेगी. ठीक है, कि लेसन के कंप्लीट होने तक इन बच्चों को ये चीज आ जानी चाहिए. ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. बिहेवियर इन नेचर, मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स टीचर्स की हेल्प करते हैं टू चेंज बिहेवियर ऑफ लर्नर्स. ठीक है, और मेजरेबल गोल्स हैं. टीचर ने फॉर एग्जांपल बच्चों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया और एंड में वो कुछ क्वेश्चंस दे देगी बच्चों को कि ठीक है भाई कैलकुलेट करो, या वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज फॉर्म कर देगी बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए. तो ये मेजरेबल गोल्स हैं कि बच्चों ने जो टीचर ने चाहा था है ना ऑब्जेक्टिव गेन करना, वो मिल गया है या नहीं. बिहेवियर इन नेचर समझने की यहाँ पे जरूरत है कि बच्चों के बिहेवियर में वो कैसे चेंज लेके आती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. देखें यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि बेंजामिन ब्लूम्स ने हमें लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं 3. ठीक है, कौन कौन से हैं वो 3. ये कॉग्निटिव डोमेन 3 उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, विच ब्रिंग चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर. ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है. वो 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं जिसको अफेक्ट करेंगे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. कॉग्निटिव डोमेन जिसमें क्या होता है आपको पता ही है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, और क्या होता है क्रिएटिंग. ये मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा सीडीपी में अच्छे से, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा रही. अफेक्टिव डोमेन होती है
जिसमें बच्चे क्या करते हैं, रिसीविंग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक टीचर ने अटेन करने होते हैं वाया हर टीचिंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। और फिर आता है साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। टीचर कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती है किसी भी डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। और फिर वो अपना लेसन प्लान करती है या क्लास में कुछ इंस्ट्रक्शन देती है जिससे वो बच्चों के बिहेवियर में चेंज लेके आती है। चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन फॉर्म करे, ठीक है, जिसमें बच्चों में रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग का ऑब्जेक्टिव वो अपना फुलफिल करना चाह रही है, ठीक है। समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन पे बेस होते हैं और बेंजामिन ब्लूम्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, स्कूल के करिकुलम पे ओवरऑल सिलेबस पे बेस होते हैं कि एंड ऑफ द कोर्स को बच्चों को क्या क्या आ जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। इफ नॉट तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, फिर हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है हम अगले अपने थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स क्या है, ठीक है जी। तो याद रखें जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स। हाउ डू, व्हाई वी डू नीड मैथ, हमें मैथ्स की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यों जरूरत है मैथ्स की, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सोशल एस्पेक्ट्स हैं इसके, कुछ हमें डेली लाइफ में चाहिए होते हैं, रूटीन वर्क में हमें मैथ्स की जरूरत रहती है। डिसीजन मेकिंग, कोई भी हमने डिसीजन लेना लाइफ का, वो हम फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे, उसमें प्रॉफिट लॉस का सोचेंगे, तो हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। वोकेशनल वैल्यू है, हमें लाइफ में देखें रोजी रोटी कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, तो इकोनॉमी के लिए हमें प्रिपेयर कर रहा है। साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी मैथ बहुत जरूरी है। ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट कंट्रीज सेपरेटेड फिजिकली, ये ध्यान से समझिए ये वाला पॉइंट। कैसे कि मैथ्स की, देखो मैथ की नॉलेज वर्ल्ड वाइड सेम है ना, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसमें सारी कंट्रीज मिलजुल के काम करती हैं, ठीक है। तो एक तरह से इंटरनेशनल काइंड ऑफ हम कह सकते हैं इंटरप्राइज है, चाहे वो यूएसए है ना, चाहे इंडिया है, चाइना है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कोलैबोरेटिवली सॉल्व करते हैं, जिसमें मैथ्स की जरूरत है। व्हाई, बिकॉज मैथ देखें कोई वो तो है नहीं कि हर जगह इसकी सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही रूल्स है, सेम ही फॉर्मूलाज हैं। ये तो है नहीं इंडिया में a + b की होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab है तो वहां पे कुछ और होगा, इट वुड बी सेम, राइट। डिस्कवर मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है ये कैसे नेचर की मिस्ट्रीज को डिस्कवर करने में हेल्प करता है। आप नेचर में कई तरह के पैटर्न्स देखते हैं बनते हुए, इवन आप लीफ ही उठा लो, कोई एक लीफ ले लो, आप लीफ पे कई लाइंस देखते हैं, ठीक है, वो पैटर्न्स बने हुए हैं, तो मैथ्स हमें हेल्प करता है उन पैटर्न्स को समझने के लिए। और भी नेचर में हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप बीज का हनी कॉम्ब देखें, मतलब बी जो मधुमक्खियां जो छत्ता बुनती हैं वो आप देखें तो आपने कभी नोटिस किया वो हेक्सागोनल शेप का होता है जो बना होता है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चेक करना, ठीक है। इसी तरह से स्पाइडर है, वो वेब बनाती है, अपना जाला बनाती है, ठीक है, उसको समझने के पीछे भी काफी साइंस है। अब बी जो हनी कॉम्ब बनाती है उसके पीछे साइंस है, वो सर्कल नहीं बनाती, वो हेक्सागोनल बनाती है क्योंकि वो सेफ है उसके नेक्टर को सेव करने के लिए, ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि नेचर को समझने के लिए मैथ्स कैसे हमारे हेल्प करता है, ठीक है। तो सोशल एस्पेक्ट्स मुझे लगता है अच्छे समझ आ गए कि रूटीन वर्क में काम आता है इसलिए हम मैथ पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग में काम आता है इसलिए हम मैथ पढ़ते हैं, हमने वोकेशनल आगे फ्यूचर में लाइफ में काम करनी है इसलिए हम मैथ पढ़ते हैं, साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी को हमने समझना है इसलिए हम मैथ पढ़ते हैं, और एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज है, वर्ल्ड वाइड इसकी नॉलेज बिल्कुल सेम है इसलिए हम मैथ पढ़ते हैं, और नेचर की जो बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं उसको डिस्कवर करने के लिए हम मैथ पढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे इसके पढ़ लेते हैं हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स। मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स क्या है?
सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है, कोई भी हमें सिचुएशन दी जाती है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। कंप्यूटेशन एंड एक्यूरेसी, कंप्यूटेशन मींस कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं। एस्टिमेट्स एंड अप्रोक्सीमेशन, जैसे हमने कल भी देखा था कि कोई मेजरमेंट करनी है चीज, ठीक है, कोई हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन लॉ यूज करना है, उसमें हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशंस लॉ यूज करते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं दो चीजें, फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग पे गए हो, आप देख रहे हो कि एक चीज पे 10% डिस्काउंट है, एक पे 20% डिस्काउंट है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, कंपेयर कर लोगे कि इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली जिस पे ज्यादा डिस्काउंट है आप वही वाली चीज बाय करोगे, इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। स्पेशल रिलेशन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। स्पेशल रिलेशन देखिए क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है बट बच्चों को समझ नहीं आता। स्पेशल रिलेशंस होते हैं कि टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, और वो जो ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन हमसे है उनको समझना। छोटी सी एक आपको एग्जांपल दूंगी, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपको लेन चेंज करनी है, आप वहां पे क्या करोगे? आपको अगर स्पेस की नॉलेज है, आपको ऑब्जेक्ट्स का पता है, हाउ दे मूविंग, हाउ यू कैन मेक योर वे, तभी आप इंडिकेटर देके अगला अपना, है ना, लाइन में मर्ज होते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स की जो रिलेशंस है अगर आप वो समझ जाते हो तो ये आपको हेल्प करता है ज्योमेट्री को समझने में भी। 2D 3D हमें देखा होगा कि छोटी क्लास में बच्चों को कहते हैं कि कोई प्रिज्म दे देंगे ट्रायंगुलर शेप का, तो उसे कहेंगे कि ट्रायंगल होल में फिक्स करो। तो ये बच्चों को क्या है, अगर बच्चों को समझ है वो अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, स्पेस में जो भी है ना रिलेशन है, तो बच्चे आसानी से ज्योमेट्री के कंसेप्ट समझ सकते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं जिनमें पढ़ने के लिए मैथ की समझ होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ, अगर हम कह लें पीपल ऑफ सफरिंग फ्रॉम, है ना, कोविड-19 की बात ले जो रिसेंट चल रहा है, तो उसमें क्या है, वो एक, है ना, बना देंगे हमें ग्राफ, तो वर्ल्डोमीटर की आप एग्जांपल ले लो, वो आप कैसे पढ़ लो, वो सारा नंबर्स में ही दिया हुआ है। अगर आपको मैथ की समझ है तो ही आप उसको समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। कितनी यू नो नंबर ऑफ पीपल हु आर सफरिंग इंक्रीजिंग, कितने पीपल रिकवर हो गए, तो ये सारी चीजें उसमें ग्राफ में पढ़ सकता है अगर किसी को नॉलेज है मैथ्स की, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, मैथ नाम ही से ही है कि इसमें कंप्यूटेशन होगा, एक्यूरेसी होगी, ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे के पूछ ले जाते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो। एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथ जो कि हमने एम में पढ़ा था बहुत ब्रॉडर करके कि प्रैक्टिकल एम, प्रैक्टिकल एम मीन्स एप्लीकेशन ऑफ मैथ। उसमें हमने सारा पढ़ा था कि इसका एम है कि कल्चर को प्रिजर्व करना, तो सेम यही है। उसमें हमने हॉगबर्न की एक स्टेटमेंट देखी थी जिसमें उसने कहा था कि मैथ इज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये सेम है, मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। रोल ऑफ कॉमर्स, रोल इन कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, बिजनेस में हम इसका रोल देख लेते हैं, जो भी व्यापार चल रहा है उसमें हम इसका रोल देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में तो पता ही है आपको कितना ज्यादा इसका रोल है। प्रेजेंटेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं करिकुलम के थ्रू इन आर बुक्स, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा ध्यान की बात है। मेंटल एज को ध्यान में रख के बच्चों की फिर हमें करिकुलम में कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, वो हम आगे जाके देखेंगे। प्रमोशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, प्रमोट करना है, जैसे इंडिया में मैथ्स का कल्चर काफी रिच है, उसको हम प्रमोट करते हैं और बच्चों को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट करते हैं। कल्चरल आर्ट्स देख लेते हैं हम, जैसे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, है ना, उनमें बहुत सारी सिमेट्रीज हैं, उनको समझने के लिए मैथ की कहीं ना कहीं समझ होनी चाहिए। और कल्चरल आर्ट हमें क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि पेंटिंग्स में, पुरानी पेंटिंग्स में देश का कल्चर दिखाया गया होता है, तो वी कैन से कल्चरल आर्ट्स। एस्थेटिक एंड प्लेजर वैल्यू, एस्थेटिक एंड प्लेजर वैल्यू क्या है, जैसे कोई बंदा पोएम लिख रहा है ना, कोई बंदा ड्राइंग कर रहा है, ये उनकी एस्थेटिक सेंस है, उनके मन को खुशी देती है ये चीजें, तो इन सब चीजों में भी मैथ की जरूरत रहती है, ठीक है। तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में, हर एरिया में, इन एवरी डोमेन ऑफ आवर लाइफ वी नीड मैथमेटिक्स। सो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली है बेसिकली पॉइंट्स में, सोशल एस्पेक्ट्स, मैथमेटिकल एस्पेक्ट और एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको एक एक करके याद कर लेने हैं, क्योंकि इन पे बेस आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लें आप। ओके, हाँ जी, तो हम अब फोर्थ पॉइंट करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग करिकुलम। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नेम भी यही है, प्लेस ऑफ मैथ इन करिकुलम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी करिकुलम फॉर्मुलेट करने से पहले उसको क्या दिमाग में रखकर फ्रेम करना चाहिए या बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो कि है कि करिकुलम की बच्चों की एज के अकॉर्डिंग या जैसे प्राइमरी हाई स्कूल में कैसे करिकुलम होना चाहिए, वो हम अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट वी विल डिस्कस टुमारो मे बी। तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग करिकुलम डिस्कस करके ये क्लास यहीं पे फिनिश कर देंगे। तो इसको अच्छे से समझ लें, पेशेंस बनाए रखें। द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बहुत ध्यान से समझें। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग हो, उनकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल नीड्स को पूरा करता हो। ठीक है, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चे को दिमाग में रखकर बनाया गया हो। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, चाइल्ड सेंटर्डनेस को ध्यान में रखकर बनाना। फिर आगे आते हैं कम्युनिटी सेंटर्डनेस। अब आप कंफ्यूज हो रहे कि ये क्या आ गया। इसका मतलब है कि बच्चे को एक्चुअल में पढ़ लिख के जाना तो समाज में ही है, ठीक है, सोसाइटी में ही जाना है, तो कम्युनिटी के लिए प्रिपेयर करना है। चाइल्ड तो एक एज एन इंडिविजुअल तो उसको पढ़ाना ही है, उसकी नीड्स को ध्यान में रख के, पर है तो वो सोसाइटी का मेंबर ही। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए हमें, यानी कि कम्युनिटी जो चेंजिंग है, वो जो भी चैलेंजेस पोज करती है इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चा उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो। ठीक है, इस तरीके का हमें करिकुलम बनाना है, तो इसलिए कहा गया है कम्युनिटी सेंटर्डनेस। ये क्वेश्चन आपको एक सिनेरियो फ्रेम करके दिया जा सकता है और नीचे ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। एक्टिविटी सेंटर्डनेस, टीचर का ये काम है या करिकुलम में ऐसा कुछ करें कि बच्चों को एक्टिविटी दी जाए, कुछ फिजिकली, कुछ गेम्स वगैरह करके या मेंटली कुछ एक्टिविटी दी जाए जिसमें बच्चे नेचुरली इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत अपनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि देखें इंसान एक्टिविटी के बिना तो रह नहीं सकता ना, तो इसीलिए एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को फॉर्मुलेट करना है। आगे द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको ध्यान से समझें। इंटीग्रेशन को मतलब ये तो ठीक है कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो ठीक है कि बाकी सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके पढ़ाएं। इंटीग्रेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ चाइल्ड एंड कम्युनिटी। समझे इस बात को कि बच्चे की नीड को भी ध्यान में रखना है, जैसे कि हमने पहले में पढ़ा चाइल्ड सेंटर्डनेस में, और कम्युनिटी की भी नीड को साथ में रखना है, सो दैट दे कैन गेट अलोंग वेरी वेल। ठीक है, बच्चों को ऐसा ना बना दे कि वो सोसाइटी में एडजस्ट ही ना कर पाए, है ना। तो ये इस चीज के इंटीग्रेशन की इन्होंने बात की है। ठीक है, समझ आ गया कि बच्चे की नीड्स को भी ध्यान रखें और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए बच्चे को इस तरीके की एजुकेशन दी जाए। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर लाइफ। अब कोई भी बच्चा एजुकेशन ले रहा है, मैथ्स पढ़ाने का एम क्या होना चाहिए बच्चों को, कि बच्चों को वोकेशनल लाइफ के लिए क्या करें, बच्चे क्या कर सके, अपनी अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके। ठीक है, अपनी फ्यूचर लाइफ में वो सक्सेसफुल हो सके। आगे देख लेते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या है, किस चीज के कंजर्वेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। वही बात जो हम शुरू से कर रहे हैं, एम्स में भी पढ़ी हमने, ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ी है हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स में भी पढ़ी है। किस चीज के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कल्चर की। कल्चर को इस तरीके से करिकुलम में हम कह दें कि फॉर्मुलेट किया जाए कि बच्चों को कल्चर की नॉलेज भी हो ठीक है, और प्रिजर्व भी हो जाए। ठीक है, पर ये सारा कुछ बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है करिकुलम में, सो दैट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज ऑफ लर्नर्स। आगे देख लेते हैं फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे चेंज ना किया जा सके। इट शुडंट बी रिजिड, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस नीड। ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए ऑलवेज। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। लेटेस्ट
अब देखें डेली एडवांसमेंट्स हो रही हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी रैपिडली चेंजिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मैथ्स में भी कुछ चेंजेस आने लाजमी हैं। तो डेफिनेटली करिकुलम ऐसा, जैसे फ्लेक्सिबल मैंने कहा ही है, इसमें यूटिलिटी का भी सिद्धांत आ जाता है कि ऐसा हो कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसको ये ले सके, उसको अडेप्ट कर सके उस, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट से, न्यू एडवांसमेंट्स के साथ, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर हियर। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मूलेटिंग करिकुलम हमने पढ़ लिए हैं, और भी बहुत सारे हैं जो इन्हीं में ही कह सकते हैं सबस्यूम्ड हो चुके हैं, इन्हीं 8 जो प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस है, कम्युनिटी सेंटर्डनेस है, एक्टिविटी सेंटर्डनेस है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर लाइफ है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन मैथ्स है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया आज? हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं, जनरल स्पेसिफिक, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स डिस्कस कर लिया है, सोशल एस्पेक्ट्स, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, एंड थर्ड वन एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स। हमने फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग करिकुलम, ठीक है। 5वां पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी एंड यू विल बी बोर्ड। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।